गई मैं गोरी। थैंक यू, थैंक यू। मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। सेटल हो जाइए, मुझे मालूम है आज तुम वहां पहुंच गए, बहुत अच्छा किया। लोग अंदर से बाहर आते, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं और तुम पहले शख्स हो जो तुम अंदर से बाहर चले गए, बहुत अच्छा है। हाँ जी, आपने बाहर किया ना? मैंने बाहर किया। आजकल मुझे ध्यान नहीं रहता है, बाहर किया होगा मैंने जरूर, कुछ इन्होंने जरूर कुछ उपद्रव किया होगा। कहां से आना हुआ? अरे पानी वानी चाय वाय पियो यार आराम से, पानी वानी पिया? ठीक है, फेंकना नहीं, बोतल एक ही जगह रख देना, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज तो मुझे लग रहा है पंजाब से भी लोग आए हुए हैं। क्या हो गया पाजी, कुछ गड़बड़ हो गया? क्या हुआ? आप अभी स्मार्ट लग रहे हैं, टीवी में स्मार्ट नहीं लगते। बोले आप अभी स्मार्ट लग रहे हैं, टीवी में स्मार्ट नहीं लगते। पाजी यही खेल है सारा, होता कुछ, दिखता कुछ, नजर आता कुछ है। लेकिन बात स्मार्टनेस की नहीं है, बात दरअसल ये है कि आप हैं कैसे, हैं कैसे, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इसका अगर 1/4 तो बहुत ज्यादा हो गया, इसका अगर 1/16 भी अपने पास आ जाए ना तो समझो मेरा काम तो बन गया, मेरा काम बन गया। बस 1/16 चाहिए। मैंने देखा कि मेरे सामने एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है गोदी मीडिया। सामने लगा हुआ, दिखाई पड़ रहा है ना? दिखाई देता है, बिल्कुल सामने दिखाई देता है। चाहता तो ना पढ़ता, लेकिन मेरा मन ऐसा है कि मैं बगैर पढ़े रह ही नहीं सकता।
हाँ जी, हाँ जी, आपने लिखाया। बोले आप ही ने लिखाया होगा। ये भी अच्छी बात है कि मैंने ही लिखाया होगा। ये पाजी वैसे ही बात हुई कि टीवी पे आप अच्छे नहीं लगते, यहां ज्यादा स्मार्ट लगते। उलट बात है कि हमने यहां लिखाया होगा, तो फिर हमने पढ़ा क्यों? फिर पढ़ा भी इसलिए कि कुछ जवाब देना है। जवाब जरूरी नहीं हर चीज का दिया जाए। मैंने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। चीजें ऐसे ही रखनी है, इसी साम्यता के साथ रखनी है, इसी मध्यस्थता के साथ रखनी है। चीजों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज जो तमाम सारे लोग मौजूद हैं, मैं इनसे कोशिश करूंगा कि बातचीत करूं। जो दूर से लोग आए, कहां से आना हुआ आपका मैडम? गोरखपुर से। आहा, पहले भी आई है शो में? वो कुछ आप चुनाव कुछ लड़ रही थी, कुछ ऐसा ही था चक्कर ना? मैं अगर गलत नहीं हूं तो सही है, सही सही है। तो कौन सा चुनाव लड़ा था आपने? नहीं, लड़ा नहीं था। अब लड़ना है। हाँ, मैं सोचा कि मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है, लेकिन इतनी अभी कमजोर नहीं हुई है। बहुत अच्छा मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरूर बोलिएगा शो में आज। और छोटे बच्चे भी आज आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाल गोपाल सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और बातचीत शुरू करता हूं, आपके पास आऊंगा बोलने के लिए। आज तो कुछ नवयुवक भी आए हैं। जी, कहां से आना हुआ भैया? ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर मध्य प्रदेश, क्या बात है। और आप भी वहीं से? बहुत जरूर कुछ बातचीत करेंगे आपसे, जरूर कुछ जोड़ने का। और आप कहां से बेटा? दिल्ली। दिल्ली से। क्या नाम है? अनीता। अनीता, बहुत अच्छा। कुछ लोग उधर हैं, कुछ हैं भी, कुछ नहीं भी हैं, दूर भी हैं, आसपास भी हैं। आइए, पास आ जाइए, खड़े हुई आके। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, रितु चौधरी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बोले हुआ ये कि एक बार किसी ने कुर्ता लिया मांग के और दावत खाने पहुंच गया। मांग के कुर्ता लिया, मैं नहीं था उसके पास, तो शेरवानी समझ लीजिए। पुराना किस्सा है शेरवानी, मॉडर्न किस्सा तो कोट के बारे में। बोले मैं इनको तो जानता हूं, इनका नाम सूर्या मैथिल है, लेकिन मैं कोट के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। जब आप बता रहे हैं कि ये कुर्ता जो सुबह मैं आपके घर से लेके आया था पहनने के लिए, तो आप जनता को बता रहे हैं कुर्ता मैं आपके यहां से लेके आया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे इंसान हैं, बातचीत का सिलसिला बहुत अच्छा जोड़ते हैं। थैंक यू सो मच। आलोक वत्स जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनिल गर्ग जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सैयद जब्बार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का जो मैदान है, आज की जो बातचीत है, कोई बहुत नई नहीं है। आप हैं या जा रहे हैं? यही हैं। आधे मजदूरे मन से ना खड़े रहिए। कि राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और जो बीजेपी है वो रियर व्यू, जो गाड़ी होती है ना उसके पीछे देखने के लिए गाड़ी का एक शीशा होता है, तो रियर व्यू, वो रियर व्यू में देख के देश को चला रहे हैं। उनसे पूछिए कि रेल हादसा क्यों हुआ, तो वो कहेंगे, यानी बीजेपी कहेगी कि ये तो कांग्रेस या 50 साल पहले की बात है। अगर उनसे पूछिए कि ये सब्जेक्ट में इस किताब से ये लेख आलेख क्यों हटा दिया गया, तो वो कहेंगे ये तो कांग्रेस। यानी उनका कहना है कि सब कुछ वो अतीत पर देखते हैं। देश में वो कहते हैं, मैं आ रहा हूं ऑपरेटिव पोर्शन पे, देश में दो तरह की विचारधाराएं चल रही हैं। एक आरएसएस बीजेपी की गोडसे वाली, ये राहुल गांधी कहते हैं, और एक विचारधारा है गांधी वाली जो कांग्रेस की है। हाँ, मुझे मालूम है मैं आ गया जिन्ना वाली। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जब जब हाथ उठाएंगे मैं उधर आना शुरू कर दूंगा। जी, दो लोग खड़े हो गए हैं जी, पहले आप धनवीर कुमार जी। धन्यवाद प्रतीक जी। और एक कहावत है, पहले तो मैं पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम का उद्घोष करूंगा। एक कहावत है, कौआ चला हंस की चाल और वो अपनी चाल भी भूल गया। तो यही स्थिति राहुल गांधी जी की है। वो बार बार कहते हैं कि भैया पुरानी बातें जो है वो बीजेपी और आरएसएस याद करता है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही आरएसएस और बजरंग दल है जिसको पानी पी पी के कोसते हैं। इस बार जो बालासोर के अंदर
दुर्घटना हुई, वहां पर बजरंग दल के लोग वहां पर जो पीड़ित थे उनको पानी पिला रहे थे, जूस पिला रहे थे, सहायता कर रहे थे, और आरएसएस के लोग हॉस्पिटलों में खड़े थे लाइन लगाकर अपना खून देने के लिए। तो ये है मानसिकता। और रही बात पुरानी बातों की, तो भैया क्यों ना की जाए पुरानी बातें। आपके राज्य में सैकड़ों दुर्घटनाएं हुई, एक आप दुर्घटना बता दीजिए जिसका इतनी त्वरित रूप से निस्तारण हुआ हो। प्रधानमंत्री ग्राउंड जीरो पे गए हो और केंद्रीय रेल मंत्री ग्राउंड जीरो पे लगातार कैंप कर रहे हो, वहां पर ट्रैक को साफ करा के सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद भारत माता की जय का उद्घोष करके वहां पर ट्रेन को शुरू किया हो। जी, इधर कोई बोलना चाहता है? जी, पाजी बोलना चाहते हैं। कहां से आना हुआ पहले तो बताए परिचय। ब्रज की देहरी हाथरस से। हाथरस से, ब्रज की देहरी हाथरस से हैं। बहुत मीठे हैं आप तो। जी, रबड़ी लाए कि नहीं लाए? रबड़ी की तो पता नहीं, लेकिन हम ब्रजवासी हैं, रसगुल्ला भी फीका नजर आता है। वाह, क्या बात है। तो आपकी, आप देखें आपकी भाषा कैसी मीठी है, क्या है। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी नाम है। जी बोलिए। एक शेर मैं भी कह दूं, भैया ने कुछ। हाँ हाँ, शेर कहिए। मोहब्बत का ये दस्तूर जारी है सदियों से। मोहब्बत का दस्तूर जारी है सदियों से। जब ये मोहब्बत कह रहे हैं तो ये मथुरा के हैं, आप इतना नजरें क्यों झुका रहे हैं? आराम से खड़े रहिए ना यार, ये तो कृष्ण के प्रेम में पगे हुए लोग हैं। जी आगे बोलिए। मोहब्बत का ये दस्तूर जारी है सदियों से, ये कल भी रुलाती थी, ये आज भी रुलाती। बड़ा वजनदार शेर है ये। कल भी रुलाती थी, ये आज भी रुलाती। सवाल ये नहीं कांग्रेस ने क्या किया, हाँ। सवाल ये है मोदी जी क्या कर रहे हैं। सवाल ये है कि मोदी जी कर क्या रहे हैं। कांग्रेस ने जो किया वो बात अलग, सवाल ये है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। जी बताइए, कहाँ से आना हुआ? हम आजमगढ़ से आए हैं। आजमगढ़ से, यूपी से। जी बताइए हुजूर। हमारा सर मामला है पुरानी पेंशन को लेके। हम शिक्षक हैं और सर हमारी बातें कोई नहीं सुनता है। कई कई स्टेट में चुनाव हरवा चुके हो, बता रहे पेंशन के मामले में कोई नहीं सुनता है। अभी मसला अभी हल्के में, पिछले चुनाव में हल्के में ले लिया, देखो क्या हुआ। तो तुम बता रहे हो ऐसा कैसे, ये बात गलत है। देखो पुरानी पेंशन नहीं मिलती, हम पढ़ते हैं पुरानी पेंशन के लिए। बुढ़ापा हमारा कैसे कटेगा अगर हमको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तो? अच्छे बच्चों को तैयार करो, अर्जुन तैयार करो, अर्जुन तैयार करो, बुढ़ापा बहुत अच्छा होगा। अर्जुन सर हम तैयार कर रहे हैं, रातों दिन लगे अर्जुन तैयार करने में, लेकिन सर हमारे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा? वही अर्जुन बनेगा, अश्वत्थामा आएगा। ऐसा ना करना, अश्वत्थामा को ज्यादा विद्या दे दो, अर्जुन को कम दो एक विद्या। जी, द कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी देखिए, आज जो मैथिल जी ने बोला उनकी आवाज में वो खनक नहीं थी। आज उदास हैं कुछ, आज उदास है। जी, जो खनक होनी चाहिए थी वो खनक है नहीं। अच्छा, जरा इसी आवाज में, इसी टोन में जरा ये भी बता दे कि इस्तीफा कौन देगा? मोदी जी देंगे कि जो हरी झंडी दिखा के ट्रेन को रवाना करते हैं, या वो देंगे जो अभी घटनास्थल पर ट्रेन के नीचे घुस कर फोटो खिंचवा रहे थे? दूसरी बात ये बता दे, इसी आवाज में बता दे कि अमृत काल में मृतकों को कफन नसीब नहीं है, मृतकों को कफन नसीब नहीं है। और मोदी जी को जो बैठे हैं उनके लिए वहाँ पर 2 पावरफुल कूलर लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे त्रासदी हुई है, वहाँ पे इस तरह की लग्जरी का क्या काम, ये बताएं। जी जी जी, हाँ, अरे रुको, कुमार से क्यों नहीं मांग रहे इस्तीफा? बिहार में पुल गिरा तो ये नीतीश कुमार से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रही है कांग्रेस पार्टी? ये सारे के सारे तलब क्यों नहीं मांग रहे हैं? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय मोदी जी को कोसने का, क्योंकि ये स्पॉट हो चुके हैं। हिंदुस्तान में जब हमने एक हीरो चुना, सच्चा देशभक्त चुना, इस कांग्रेस ने उसको क्या दशा दिखाई है ये जनता देख रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान के पहले हीरो थे, जिसे इस कांग्रेस ने 1943 से लेकर 1948 तक उनके घर की जासूसी करा के उन्हें गायब करा दिया। ये कुर्सी का खेल है, ये कुर्सी का खेल है। कांग्रेस पार्टी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है। देश की जनता, देश की जनता को कहना चाहिए। ऑटो चलाते हैं, मैंने उनको पिछले शो में शनिवार को या शुक्रवार को शो से बाहर कर दिया था और सजा दी थी कि महीने भर तक तुम बाहर ही रहोगे। तो अब ये हने पब्लिक का जोर होगा तो ये अंदर आ जाएंगे। हाँ, एक मिनट बाहर कर दो, इसीलिए मैं आज आया हूँ। आपका शो मैं 8 साल से देख रहा हूँ। हाँ। और अब आपका शो देखने की इच्छा नहीं करती। हाँ। आप पब्लिक को बोलते हो
जो ये नेता पहले डिसिप्लिन से कराते थे ना, आप सोच जिसकी बारी है उसको खड़ा करते थे आप, और आजकल आपने शो खुद खराब कर दिया। हाँ। अभी देखो सब खड़े हो गए ना, आपने इनको साहब को बोला था बोलने के लिए, बीजेपी के प्रवक्ता को, हाँ। तो ये उसी आदमी को खड़ा होना चाहिए ना। आपने कल परसों क्या कांग्रेस वालों ने क्या डिबेट की यहाँ पर, हाथापाजी हो रही थी नहीं हो रही थी आपकी डिबेट, तो आप खुद अपना शो खराब कर रहे हो। पब्लिक के लिए तो बोल, आपने इनको किससे बोला कि ऑटो वाला है बाहर जाओ, अब आप हमारा परिचय इससे करोगे, कोई चाय वाला हो बाहर जाओ, कोई ये कपड़ा वाला है उसको बाहर जाओ, इनको क्यों नहीं बोलता बाहर जाओ? हाँ जी, रुको रुको रुको, क्यों नहीं बोलते आप? हाँ जी, जो ये लोग नेता लोग, हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए, ये नेता है ना, तो इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। ये बदतमीजी करते हैं, इनको आप कुछ नहीं बोलते हो। देख लो भाई प्रेशर कितना है, मेरे ही ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर नहीं है। पाजी आराम से, बंद कर दो, पब्लिक की वजह से आपका शो चल रहा है, इनकी वजह से नहीं चल रहा। हाँ जी, ये डिबेट जो चल रही है ना आपकी, सिर्फ जनता की वजह से चल रही है आपकी डिबेट, जो आप छा रहे हो 8 साल से। और मैं आपका शो देखता हूँ, चाहे किसी भी ऑफिस में हो, चाहे पार्टी में हो, कहीं भी हो, 6 साढ़े 5 बजे से आपके टीवी के डिबेट में बैठ जाता हूँ, और कोई डिबेट नहीं देखता हूँ मैं, सिर्फ आपका शो देखता हूँ। प्रेशर देखो तुम्हारे ऊपर भी है, और गाली मुझे तुम्हारी वजह से पड़ेगी, निकाल दूंगा बाहर। मैं तुम्हारी वजह से गाली नहीं खाऊंगा, मुझे अपनी 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 मैं अपनी गाय बचा के रखूंगा भैया। आ जाओ भैया, ऑटो वाले अंदर आ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ, ऑटो वाले बैठ जाओ। यही चल रहा है, थोड़ा दबाव बनाओ, थोड़ा दबाव बनाओ। सुनो, रुक जाओ, थोड़ा यही चल रहा है, थोड़ा दबाव बनाओ, और दबाव बना के गर्दन पे पकड़ो, ऐसे ऐसे। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम्हारा नहीं पकड़ रहे, थोड़ी गर्दन है, रुको, खड़े रहो, थोड़ा रुको, अरे रुको, ये गर्दन ऐसे पकड़ो, थोड़ा दबाव बनाओ, और दबाव बना के ये इस तरह का दबाव बनाओ कि वो शो करने लगे। क्या कहते हो, हट जाओ, रुक जाओ यार, अब थोड़ी देर रुक जाओ, जाना हो जाओ, रुकना तो रुको। लेकिन है क्या, असल में क्या निकाला इसलिए था कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आज तुम डिसिप्लिन में बैठोगे क्योंकि मालूम है कि निकाल दिए जाओगे और दोबारा फिर नहीं आओगे। मैं चाहूं तो अभी फिर से निकालूं, लेकिन तुम बैठे रहोगे क्योंकि मैंने बात कर। रुको एक मिनट जी, क्या बात है यार तुम्हारी, मान गए यार, सारे के सारे बैठ गए। और रोज मैं कहता हूं बैठ जाओ, नहीं बैठे, आज बैठ गए। लो आराम से, आराम जी भाई, बैठ जाओ। अरे भाई रुको यार, हो गई बस तुम्हारी। हाँ जी, अभी नीतीश जी के बारे में बोला मेरे छोटे भाई ने, तो पहले तो आप थोड़ा जब आ ही गए हो डिबेट में, तो थोड़ी सी जानकारी भी रख लिया करो कि जब वो पुल बना था उस समय नीतीश जी जो थे बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाए हुए थे, और वो बीजेपी की गवर्नमेंट में जो है वो पुल बना था। जो सड़क मंत्री थे वो भी बीजेपी के थे, उप मुख्यमंत्री भी बीजेपी के थे, और उसकी पहले से जानकारी थी। मैं नीतीश को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, नीतीश जी को मैं कह रही हूँ जिसका कसूर है उसको सजा मिलनी चाहिए, ये चीजें सामने इस्तीफा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। प्रतीक जी हमारी सबसे पहली मांग है कि कोई भी हादसा हो, भाई रुको, कोई भी हादसा हो, चाहे वो बालसोर का हादसा हो, चाहे पटना का हादसा हो, जो दोषी है उससे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा? जी जनाब, मैं मैडम से भाई बैठ जाओ, नहीं तो डिबेट बंद करवा देंगे वो लोग। बैठ जाओ। मैं मैडम से कहना चाहूंगा कि अपनी जानकारी ठीक कर लें। ये जो पुल का आवंटन हुआ था, ये उस समय नीतीश कुमार और राजद की सरकार थी जिसमें ये आवंटन हुआ था। उसके बाद से फिर बीजेपी के साथ सरकार आई है, और ये आवंटन के समय में भी घोटाला हो गया था। ऋषि की एक मिनट, आप बोल रही थी तो मैं सुन रहा था। वो देख रहे हैं अभी, वो देख रहे हैं प्लीज वन बाई वन भाई ऋतु, वन बाई वन। देखिए, उसी समय इसके स्ट्रक्चर को पास किया गया था, उसी समय इसके डिजाइन को पास किया गया था, और बड़े पैमाने पर घूस लिया गया था और इसको चलते दिया। सुल्तानपुर में पुल गिरा, उसके बाद भी पैसे लेके चलने दिया। अरे ये तो गनीमत है कि पूरी की पूरी पुल पर कोई चढ़ा हुआ नहीं था, नहीं तो 20,000 आदमी एक साथ जलमग्न हो जाते। जी, आज की लड़ाई, आज की बातचीत, आज की डिबेट थी महात्मा गांधी वर्सेस नाथूराम गोडसे। वो कह रहे दो विचारधारा देश में चल रही। जनाब, समाजवादी पार्टी, जनाब। देखिए, जो रेल हादसा हुआ बहुत दुखद है, और
होने भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन 275 लोग मर गए और इतने लोग, और अभी बता रहे थे सूर्या मैथिल जी कि रेल पटरी जो शुरू की गई उसमें वंदे भारत माता की जय, वंदे मातरम, जहां लाशों के ढेर पड़े हों, अंबार लगे हों, और जहां पर लोगों के परिवार उजड़ गए, किसी का बेटा चला गया, किसी की मां चली गई, किसी के पिता चला गया और किसी का पूरा परिवार चला गया, ऐसे में कोई नारे लगा सकता है क्या? यह क्या बेशर्मी नहीं है क्या? आप कह रहे थे कवच की बात कर रहे थे, कहां कवच लगा? 19 जोन है रेलवे में, 13,725 लगभग इंजन है, जिसमें 625 में लगा, केवल एक जोन में केवल कवच लगा है, 18 जोन में कवच ही नहीं लगा 19 में। और कितनी बड़ी विडंबना है कि इतना ढोल पीटा गया, खुद इन्होंने वीडियो डाला रेल मंत्री ने, और पूरा प्रचार हुआ, मीडिया में भी उसका प्रचार हुआ कवच का। अगर उसको समय कर देते तो आज सरकार के लिए रुको क्या करना है इनका? हाँ जी, वो भी अभी बीच में डिबेट में गलत बोल रहे हैं। चुपचाप बैठ जाओ, आराम से, वरना दोबारा कार्रवाई होगी। मुझे लगता है ये विक्षिप्तता इसलिए नहीं होनी चाहिए, अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता तो क्या परफेक्ट करते? मोदी जी का पक्ष करते हैं या रेल मंत्री का? देखते हम बीजेपी के हैं, जिसका घर का जाता है वही जानता है उस पीड़ा को, और उस पीड़ा को इस जनता ने भुगता है। जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, लाशों की राजनीति करने वाले किस प्रकार से फिर लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जिन्होंने राम भक्तों की हत्याएं करवाई हो, सरयू में बोरों में बांध के फेंका हो, वो आज खड़े होके एक रेलवे दुर्घटना के ऊपर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैंने फिर कहा कि यदि कोई दुर्घटना हुई थी तो वहां पर प्रधानमंत्री जी खुद गए, वहां पर रेल मंत्री जी ने कैंप किया। लेकिन एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, सेंथिया 2010। आराम से देखो पूरी बात कर लेंगे प्रतीक जी, नहीं 20 सेकंड दीजिए मुझे। सेंथिया 2010, उस समय रेल मंत्री थी ममता बनर्जी, उस समय भी 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। उन्होंने क्या किया? वो जाके अपनी रैली को संबोधित करती रही। ये है इनकी राजनीति। क्या बात करते हो? राहुल जी ने क्या बोला था कि इनसे सवाल करोगे तो ये बैक मिरर में देखेंगे, अब फिर देखने लगे 2010 में कभी देखेंगे, 1999 कभी देखेंगे कुछ। ये बताए कि लाशों की राजनीति कर कौन रहा है? वहाँ पे मोदी के नारे लग रहे हैं और मोदी जी अभिवादन कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव खुद जो है वहाँ पे नारे लगा रहे हैं। क्या लाशों पे राजनीति भाजपा नहीं कर रही है वहाँ पर? क्या संवेदनहीनता भाजपा की बिल्कुल खत्म हो चुकी है? जनाब आली। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है, घटना कोई भी हो देश में, घटना कोई भी हो देश में, किसी भी पार्टी का शासन हो, आपको उसकी जो है ना उसमें जाना पड़ेगा, जड़ में जाना पड़ेगा। और जो उसको रोकथाम के लिए जो उपाय हैं, अभी जिस तरह से कवच की बात की जा रही है, आराम से ये बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं लगा सकते सारी ट्रेनों में। वही उसी की बात कर रहे थे, कवच की बात कर रहे थे, वही कवच की बात कर रहे थे। जी जनाब, मैं आ रहा हूँ जी। विपक्ष तो पहले भी देखा था, लेकिन आजकल का विपक्ष जैसा नहीं देखा। एक विपक्ष वो भी था, अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, नरसिम्हा राव ने। रुको यार, कान में बाल बोले चले जा रहे हो। एक विपक्ष वो भी था। अरे क्यों कर रहे हो ये? हाँ, एक विपक्ष वो भी था, अटल बिहारी वाजपेयी को नरसिम्हा राव ने जिनीवा में भेजा था। आज का विपक्ष कैसा हो गया? इसकी मानवता बिल्कुल ही छीण हो गई है क्या? जी विपक्ष है कहाँ? मुझे तो ये नहीं दिखाई। विपक्ष है कहाँ? ऐसा नहीं है कि जनता पागल होती नहीं है, जनता भी पागल होती है और बड़े मजे की होती है। और मैं तो देख रहा था कि थोड़ा सा अगर गद्दी की तरफ पहुंचने लगे तो कैसी मतवाली होती है, वो भी मैं देख रहा था। मतवाली। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं।
इस पर्यावरण दिवस। पर्यावरण के लिए आपके हर योगदान को हमारा शुक्रिया। जारी रखिए ये प्रयास न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। थ्री 450-0061 और एक नंबर है 1929। ये दोनों नेशनल टोल फ्री नंबर। साथ ही शवों को ले जाने के लिए फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, जबकि बड़ी संख्या में घायलों का इलाज चल रहा है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को रेल हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। मनसुख मांडविया विशेष विमान से भुवनेश्वर पहुंचे थे, जहां से वो कटक के अस्पताल गए और घायलों का हालचाल जाना। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। इसके बाद मनसुख मांडविया ने घायल लोगों के बेहतर इलाज को लेकर भुवनेश्वर एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर और अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर नामीबिया के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बालासोर रेल हादसे का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बालासोर में हुए दर्दनाक हादसे पर दुनिया भर के लोगों ने दुख जताया, जो भारत के साथ दुनिया के जुड़ाव का एक प्रतीक है और ये उदाहरण है कि आज की दुनिया कितनी वैश्वीकृत हो चुकी है। दुनिया भर से बहुत लोगों ने और यहाँ के जो विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने भी अपनी सॉलिडारिटी प्रकट की है, अपनी सिंपैथी भेजी है। मुझे भी बहुत फॉरेन मिनिस्टर्स और बाकी जो दोस्त जो दुनिया में हैं उनका भी मैसेज आया है, प्रधानमंत्री जी को भी आया है। और ये एक उदाहरण है कि आज की दुनिया कितनी ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है कि और ये भी है कि दुनिया भारत के साथ कितनी जुड़ चुकी है कि हमारे यहाँ ऐसी दुर्घटना हुई और पूरी दुनिया को लगा कि हमें भी इस समय में भारत का साथ देना चाहिए। इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में धर्म परिवर्तन के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। आरोप दरअसल ये है कि ये लोग प्रलोभन देकर लोगों का धर्मांतरण करा रहे थे और एक घर में प्रार्थना सभा के जरिए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। उसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसका विरोध इलाके के लोगों ने किया और हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 2 लोगों को हिरासत में लिया। कुछ लोग एकत्रित होकर के एक धर्म विशेष के देवी देवताओं को अपशब्द कर रहे हैं एवं दूसरे धर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इलाके के लोगों का आरोप है कि अनिल नाम का शख्स ये प्रार्थना सभा चलाता था, जिसमें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रलोभन दिया जाता था। शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया। इधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया। नाबालिग बच्चों को गेम जिताने के लिए बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहमान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया, जो धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग से जुड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक एक जैन परिवार ने शिकायत की कि उनका बेटा जिम जाने के बहाने मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जांच की तो मस्जिद कमेटी के पूर्व सदस्य अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया। पता लगा है कि पूर्व में यहाँ पे एक जैन और 3 हिंदू युवकों, नाबालिग युवकों का धर्मांतरण प्रलोभन देके करा गया है। पुलिस के मुताबिक एक गेमिंग ऐप के जरिए ये गैंग चलता है। बच्चों को गेम जिताने के लिए धर्मांतरण का लालच दिया गया। जांच में पुलिस को महाराष्ट्र के ठाणे के रहने वाले शहनवाज के बारे में पता चला, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम महाराष्ट्र भेजी गई। वहीं धर्मांतरण के आरोप में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार अब्दुल रहमान ने पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक लालच देकर धर्मांतरण कराने वाला ये गैंग एक गेम ऐप का सहारा ले रहा था और 3 स्टेप में नाबालिग बच्चों को फंसाया जाता था। पुलिस के मुताबिक एक खास ऐप डिजाइन किया गया। ये गैंग फोर्टनाइट नाम के ऐप का इस्तेमाल करता था, जिसके तहत गेम हारने वाले बच्चों को जिताने का लालच देते थे। उसके बाद हिंदू आईडी बनाकर हिंदू लड़कों से चैटिंग करते थे। तो जाकिर नायक के वीडियोस इनको दिखा के, जो कि प्रतिबंधित हैं, उनको धर्मांतरण के लिए इनको प्रलोभन दिया जाता है। और जांच में पुलिस को अब तक कई नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण की जानकारी मिली। पुलिस इस गैंग के बाकी सदस्यों की जाँच में जुट गयी। इधर मंदिर में ड्रेस कोड लागू करने की मांग का संत समिति ने समर्थन किया। अखिल भारतीय संत समिति के सदस्य स्वामी जितेंद्रानंद ने मंदिरों में ड्रेस कोड लागू होना वक्त की जरूरत बताया और सभी अखाड़ों से अपील की गई कि मंदिर में भक्तों की एंट्री के लिए पहनावे पर ड्रेस कोड बनाएं। अखिल भारतीय संत समिति के सदस्य स्वामी जितेंद्रानंद ने मंदिरों में एंट्री के लिए ड्रेस कोड होना जरूरी बताया। मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किए जाने का पुरजोर समर्थन करता हूं। असल में उत्तर प्रदेश के शामली के एक मंदिर में भक्तों के प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया और मंदिर कमेटी ने एक बोर्ड भी लगाया, जिसमें शॉर्ट्स पहनकर मंदिर न आने की अपील की गई। साथ ही शॉर्ट्स पहनकर आने वाले लोगों से मंदिर में प्रवेश न करने की अपील की गई।
इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक लड़की ने शोएब नाम के लड़के पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। आरोप दरअसल ये कि शोएब ने नाम बदलकर पहले लड़की से दोस्ती की और सच सामने आने के बाद उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा, जिसकी शिकायत लड़की ने पुलिस से की। पुलिस के मुताबिक शोएब ने अपना नाम लड़की को संदीप यादव बताया और दोस्ती की। आरोप है इस दौरान कुछ तस्वीरें जावेद ने लड़की की ली। बताया गया कि लड़की को शोएब की हकीकत पता चल गई तो उसने आरोपी से दूरी बना ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी शोएब उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। उसका कहना है कि नाम बदल के किसी और नाम के साथ उससे मिलता था और फिर बाद में फिर जो है यहाँ पे इंदौर में उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी शोएब की तलाश में जुट गई। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक लड़की ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया। आरोप यह है कि जावेद नाम का शख्स नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले गया और उससे शादी करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा, जिसकी शिकायत लड़की के परिवार ने पुलिस से की। पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया और आरोपी जावेद की तलाश में जुट गई। परिवार का आरोप है कि जावेद के साथ उनकी बड़ी लड़की 6 साल पहले चली गई और अब वो उनकी छोटी बेटी पर शादी का दबाव बना रहा था। संबंध में हम लोगों के द्वारा प्रयास करके पीड़िता को शीघ्र बरामद किया गया। आरोपी की तलाश की जा रही है। पीड़ित का आरोप है कि शादी से इनकार करने पर जावेद ने मारपीट की और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। हालांकि पुलिस ने धर्म परिवर्तन का मामला होने से इनकार कर दिया। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर किस तरह से फिरौती मांग रहा है, उसका एक ताजा सबूत मिला है। एक ऑडियो सामने आया जिसमें लॉरेंस दिल्ली के एक बड़े बुकी से 40 लाख की अवैध वसूली करता हुआ दिखाई दिया। गैंगस्टर लॉरेंस ने दिल्ली के बड़े बुकी से 40 लाख रुपए की अवैध वसूली की और उसे फोन करके धमकाया। इतना ही नहीं, बेखौफ लॉरेंस ने अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करने को कहा था। हेलो हेलो, हाँ भाई। भाजी आपका फोन कट गया था, मैंने कहा तो तू पहचानता ही नहीं गूगल भाई, तो रिकॉर्डिंग निकाल ली तो लिखा लेना। जिसमें मेरे धक्के चढ़ गया ना, तुम में से कोई भी तेरे आसपास के नजदीक के या तेरे परिवार के, तो मैं सारों को चबा जाऊंगा। और ये मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, बाद में केस करने में आसानी होगी तुमको। इस दौरान बुकी लॉरेंस के आगे गिड़गिड़ाया कि उसने काम बंद कर दिया है, लेकिन लॉरेंस ने पेशगी की रकम की मांग की। किस चीज का केस करने में आसानी होगी? जब मैंने गूगल ही बंद कर दिया तो मैं किस चीज की केस की और किस चीज की, वो मैं इतने पैसे हर गया था, मैं तो खत्म कर चुका हूँ सारा काम 3 महीने पहले। आप पता तो कर लो बाजार में किसी से। किसी को बता देना कि मेरा फोन आया था और मैंने खाली फोन किए ही नहीं कभी। हमारे नाम पे फ्रॉड फोन चले गए अभी तक जितने गए हैं। जब बुकी ने लॉरेंस से कहा कि उसे किसी ने गलत नंबर दिया है तो लॉरेंस ने फिर से फोन नहीं करने की धमकी दी। बाबूजी आपको किसी ने गलत नंबर दे देता है, मैं तो छोड़ चुका हूँ सारे काम ही। वाराणसी में अवधेश राय हत्या मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा। 32 साल बाद फैसला, कोर्ट ने 1,20,000 का जुर्माना भी लगाया। नौकरी पर वापस लौटे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने ज्वाइन की नौकरी। साक्षी बोली, मांग पूरी होने तक चलती रहेगी लड़ाई। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में गिरा निर्माणाधीन पुल, 1700 करोड़ की लागत से हो रहा था तैयार। बीजेपी का नीतीश सरकार पर हमला। नजदीक के या तेरे परिवार के, तो मैं सारों को चबा जाऊंगा। और ये मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, बाद में केस करने में आसानी होगी तुमको। किस चीज का केस करने में आसानी होगी? जब मैंने गूगल ही बंद कर दिया तो मैं किस चीज की केस की और किस चीज की, वो मैं इतने पैसे हर गया था, मैं तो खत्म कर चुका हूँ सारा काम 3 महीने पहले। आप पता तो कर लो बाजार में किसी से। किसी को बता देना कि मेरा फोन आया था और मैंने खाली फोन किए ही नहीं कभी। हमारे नाम पे फ्रॉड फोन चले गए अभी तक जितने गए हैं। और अब ये बाबूजी आपको किसी ने गलत नंबर दे देता है, मैं तो छोड़ चुका हूँ सारे काम ही। बस अब सब कुछ छोड़ देगा भाई। राम राम, दोबारा नहीं करेंगे आपको फोन। उधर बालासोर रेल हादसे की जो वजह सामने आई वो बेहद चौंका देने वाली है। अब तक हुई जांच के मुताबिक इस भीषण रेल हादसे के पीछे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव होना, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और इसकी रिपोर्ट भी जल्द विभाग को सौंपी जाएगी। तो वह इस हादसे की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया गया, जिसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। रेल हादसे के पीछे किसी तरह की साजिश होने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद रेलवे बोर्ड की तरफ से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। तो बालासोर में हुए रेल हादसे में अभी तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 108 शवों की पहचान कर ली गई।
और उन्हें उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया, तो वहीं ओडिशा सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया, जिस पर फोन कर पीड़ित परिवार अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये जो 2 नंबर है 1800-345-0061 और एक नंबर है 1929, ये दोनों नेशनल टोल फ्री नंबर। साथ ही शवों को ले जाने के लिए फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, जबकि बड़ी संख्या में घायलों का इलाज चल रहा है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को रेल हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। मनसुख मांडविया विशेष विमान से भुवनेश्वर पहुंचे थे, जहां से वो कटक के अस्पताल गए और घायलों का हालचाल जाना। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। इसके बाद मनसुख मांडविया ने घायल लोगों के बेहतर इलाज को लेकर भुवनेश्वर एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर और अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर नामीबिया के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बालासोर रेल हादसे का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बालासोर में हुए दर्दनाक हादसे पर दुनिया भर के लोगों ने दुख जताया, जो भारत के साथ दुनिया के जुड़ाव का एक प्रतीक है और ये उदाहरण है कि आज की दुनिया कितनी वैश्वीकृत हो चुकी है। दुनिया भर से बहुत लोगों ने और यहाँ के जो विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने भी अपनी सॉलिडारिटी प्रकट की है, अपनी सिंपैथी भेजी है। मुझे भी बहुत फॉरेन मिनिस्टर्स और बाकी जो दोस्त जो दुनिया में हैं उनका भी मैसेज आया है, प्रधानमंत्री जी को भी आया है। और ये एक उदाहरण है कि आज की दुनिया कितनी ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है कि और ये भी है कि दुनिया भारत के साथ कितनी जुड़ चुकी है कि हमारे यहाँ ऐसी दुर्घटना हुई और पूरी दुनिया को लगा कि हमें भी इस समय में भारत का साथ देना चाहिए। इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में धर्म परिवर्तन के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। आरोप दरअसल ये है कि ये लोग प्रलोभन देकर लोगों का धर्मांतरण करा रहे थे और एक घर में प्रार्थना सभा के जरिए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। उसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसका विरोध इलाके के लोगों ने किया और हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 2 लोगों को हिरासत में लिया। कुछ लोग एकत्रित होकर के एक धर्म विशेष के देवी देवताओं को अपशब्द कह रहे हैं एवं दूसरे धर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इलाके के लोगों का आरोप है कि अनिल नाम का शख्स ये प्रार्थना सभा चलाता था, जिसमें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रलोभन दिया जाता था। शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया। इधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया। नाबालिग बच्चों को गेम जिताने के लिए बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहमान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया, जो धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग से जुड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक एक जैन परिवार ने शिकायत की कि उनका बेटा जिम जाने के बहाने मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जांच की तो मस्जिद कमेटी के पूर्व सदस्य अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया। पता लगा है कि पूर्व में यहाँ पे एक जैन और 3 हिंदू युवकों, नाबालिग युवकों का धर्मांतरण प्रलोभन देके करा गया है। पुलिस के मुताबिक एक गेमिंग ऐप के जरिए ये गैंग चलता है। बच्चों को गेम जिताने के लिए धर्मांतरण का लालच दिया गया। जांच में पुलिस को महाराष्ट्र के ठाणे के रहने वाले शहनवाज के बारे में पता चला, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम महाराष्ट्र भेजी गई। वहीं धर्मांतरण के आरोप में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार अब्दुल रहमान ने पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक लालच देकर धर्मांतरण कराने वाला ये गैंग एक गेम ऐप का सहारा ले रहा था और 3 स्टेप में नाबालिग बच्चों को फंसाया जाता था। पुलिस के मुताबिक एक खास ऐप डिजाइन किया गया। ये गैंग फोर्टनाइट नाम के ऐप का इस्तेमाल करता था, जिसके तहत गेम हारने वाले बच्चों को जिताने का लालच देते थे। उसके बाद हिंदू आईडी बनाकर हिंदू लड़कों से चैटिंग करते थे। तो जाकिर नायक के वीडियोस इनको दिखा के जो कि प्रतिबंधित हैं उनको धर्मांतरण के लिए प्रलोभन दिया जाता है। और जांच में पुलिस को अब तक कई नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण की जानकारी मिली। पुलिस इस गैंग के बाकी सदस्यों की जाँच में जुट गयी। इधर मंदिर में ड्रेस कोड लागू करने की मांग का संत समिति ने समर्थन किया। अखिल भारतीय संत समिति के सदस्य स्वामी जितेंद्रानंद ने मंदिरों में ड्रेस कोड लागू होना वक्त की जरूरत बताया और सभी अखाड़ों से अपील की गई कि मंदिर में भक्तों की एंट्री के लिए पहनावे पर ड्रेस कोड बनाएं। अखिल भारतीय संत समिति के सदस्य स्वामी जितेंद्रानंद ने मंदिरों में एंट्री के लिए ड्रेस कोड होना जरूरी बताया। मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किए जाने का पुरजोर समर्थन करता हूँ। असल में उत्तर प्रदेश के शामली के एक मंदिर में भक्तों के प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया और मंदिर कमेटी ने एक बोर्ड भी लगाया, जिसमें शॉर्ट्स पहनकर मंदिर न आने की अपील की गई। साथ ही शॉर्ट्स पहनकर आने वाले लोगों से मंदिर में प्रवेश न करने की अपील की गई। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक लड़की ने शोएब नाम के लड़के पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। आरोप दरअसल ये कि शोएब ने नाम बदलकर
पहले लड़की से दोस्ती की और सच सामने आने के बाद उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा, जिसकी शिकायत लड़की ने पुलिस से की। पुलिस के मुताबिक शोएब ने अपना नाम लड़की को संदीप यादव बताया और दोस्ती की। आरोप है इस दौरान कुछ तस्वीरें जावेद ने लड़की की ली। बताया गया कि लड़की को शोएब की हकीकत पता चल गई तो उसने आरोपी से दूरी बना ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी शोएब उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। उसका कहना है कि नाम बदल के किसी और नाम के साथ उससे मिलता था और फिर बाद में फिर जो है यहाँ पे इंदौर में उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी शोएब की तलाश में जुट गई। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक लड़की ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया। आरोप यह है कि जावेद नाम का शख्स नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले गया और उससे शादी करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा, जिसकी शिकायत लड़की के परिवार ने पुलिस से की। पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया और आरोपी जावेद की बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवी ब्रदर्स, अक्षय, विकास, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच राहुल, आप तीनों ने जो जान डाली उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और वो तमाम सारी जनता जो यहाँ पे मौजूद है। शो को एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे, ब्रेक के बाद मैं फिर से हाजिर होता हूँ। बिल्कुल आता हूँ, वेट करिए धैर्य के साथ। बातचीत का सिलसिला जहां मैंने आज शुरू किया था, राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पे, वहां पे उन्होंने अपनी बात कही और एक बात कही कि देश में दो विचारधाराएं, एक आरएसएस और बीजेपी की, गोडसे से जोड़ा उन्होंने उसको, और उन्होंने कहा कि एक कांग्रेस की विचारधारा है जिसको वो जोड़ते हैं कि गांधी की विचारधारा है। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात और आप सारे लोगों से कहता हूं कि ये डिबेट मेरे हिस्से की डिबेट है। आपके हिस्से की डिबेट वो है जिसको कि आप अपने मुद्दे से बोलते हैं या अपनी बात कहते हैं, और ये जो शो है वो कुछ उसी तरह से कंसीव किया गया, उसको ऐसे ही निकाला गया। ऑफ कोर्स मैं आपके पास आ रहा हूं शैलेंद्र जी, लेकिन मुझे जब एक गमले में छोटा सा पेड़ दिखा तो मुझे वैसे भी याद था, पहले भी याद था कि आज पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण दिवस पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने आसपास के चीजों को सहेजे और खासतौर से उन चीजों को बचे जो प्लास्टिक है, उन सारी चीजों से बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपको याद दिलाने के लिए। जी मैं शैलेंद्र जी आपसे शुरू करता हूं। जी प्रतीक जी, जिस तरह मैंने पूर्व में भी कई बार इस बात का जिक्र किया, जितने भी यहाँ साथी हैं, हमें लोगों का दिल जीतने की जरूरत है, न कि उनके दिमाग जीतने की जरूरत है। मेरे ख्याल से सब समझेंगे आगे से। नंबर एक, बात हो रही है दुर्घटनाओं की देश में, चाहे वो रेलवे के हों या फिर और रोड एक्सीडेंट्स हों।
तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं बिना पार्टी पॉलिटिक्स से असाइड करते हुए, क्या किसी भी मंत्री के इस्तीफे से दुर्घटनाएं रुक गई क्या? अगर ऐसा हो गया होता तो देश में आजादी के बाद से तमाम रेल मंत्री के द्वारा इस्तीफे दिए गए, अभी तक तो कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी। एक मैं आपसे बीच में नहीं बोला था, प्लीज लेट मी कंप्लीट। इनको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, लेट मी, मैं कुछ ऋतु आराम से। ऋतु जी, मैं तो ये कह रहा हूँ चाहे कांग्रेस का शासन हो तब भी मैं इस्तीफा नहीं मांगूंगा कांग्रेस के मंत्री से। मैं क्या मांगूंगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। 1981 में देश के अंदर सबसे बड़ी रेल दुर्घटना होती है, आप गूगल करके देख लीजिए। 750 से ज्यादा जो हत्याएं, मतलब जो लोग मरते हैं, मौतें होती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तुलनात्मक पिछले समय के क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब जैसे इसका विषय आया इस घटना का, तो इसमें प्रथम दृष्टया जो जांच है उसमें यह पाया गया है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ होने की संभावना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस जी की बात है। जी बात हो रही थी विचारधारा की। एक आगे आइए, बहस तो वहीं से शुरू हुई थी। हाँ, मैं देख रहा था कि सारी रेल दुर्घटना पे आ गई है। आप विचारधारा की बात करें, ये बात ठीक है। देश में दो विचारधारा है, एक आरएसएस भाजपा की विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा है, जिसको वो गांधी की विचारधारा करें। मैं आपको आरएसएस बीजेपी की विचारधारा क्या, उसमें 2-3 बातें बता देता हूँ। ये विचारधारा को आपने देखना, 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो जितने विस्थापित आए उनकी सेवा किसने की, इस विचारधारा ने सेवा की या नहीं किया, और किसने की आपके सामने है। 1962 का युद्ध हुआ। 1962 के युद्ध में जिसने भी यहाँ पे जो भी जरूरत हुई समाजसेवी संस्थाओं की, उसमें इकलौती समाजसेवी संस्था कोई थी तो वो ये विचारधारा थी। आपको याद होगा देश का आज तक के इतिहास में, गणतंत्र देश की परेड में इकलौता कोई एनजीओ समाजसेवी संस्था शामिल हुई तो वो सिर्फ ये विचारधारा के कार्यकर्ता शामिल हुए। 1971 में, एक मिनट ऋतु जी 1 मिनट, आप बोलेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस समय बांग्लादेश शरणार्थियों के लिए, उनको संभालने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जब किसी संस्था के प्रमुख से बात की तो वो यही विचारधारा थी, इसके प्रमुख से बात हुई। अगर वहां तक लेके आए और आज जो त्रासदी हुई है उसमें भी जो सेवा करने के लोग हैं वो इसी विचारधारा के प्रमुख के लोग हैं। जी जनाब, जवाब साहब, मैं आया, वेट जी जनाब। प्रतीक भाई, तू इधर उधर की ना बात कर प्लीज। जी तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सवाल आज ये पैदा हो रहा है, दुर्घटना के वक्त नैतिकताएं होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से नैतिकता खत्म हो गई। और राहुल गांधी जी जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल जो है वजन रखते हैं। आज आप इस डिबेट में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन आया है या नहीं आया है। नहीं आया है। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, जब भी कठोर सवाल करे जाते हैं तो साहब पीछे छुप जाते हैं। मणिपुर के अंदर जब घटनाएं हुई, सवाल करे गए, साहब पीछे छुप गए। अडानी के ऊपर जब सवाल हुई, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया, सदस्यता चली गई, कभी माइक ऑफ कर दिया जाता है, तमाम चीजें हुई। आज रेल दुर्घटना के ऊपर जो दुखद घटना, उसके ऊपर भी राहुल गांधी ने सवाल करे तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी अपने स्पोक पर्सन नहीं रखे। और यही आरएसएस की विचारधारा है, सवालों से भागना, कमजोरों के ऊपर जुल्म करना, नैतिकता नहीं तय करना। और गांधीवादी विचारधारा क्या है? अपनी आलोचनाओं का स्वागत करना, अपनी जो आलोचनाएं होती हैं उसका स्वागत करना, जो विरोधी होते हैं उनको भी साथ लेकर के जी। क्या नाम है आपका? सोनाली, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। क्या काम करती हैं आप? मैं फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर है जी। अगर हो हल्ला कुछ कम हो गया हो तो मैं बात करूं। और आप 1 मिनट रुकिए। आप बहुत बड़े विचारक हैं, देश में इतना बड़ा विचारक उसके बाद कोई पैदा ही नहीं हुआ, आप ही हैं। आप बहुत बड़े विचारक हैं, प्रोग्राम मेरा छोटा है, आप बहुत बड़े विचारक हैं। जी सुनाइए। जी मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस टाइम में नहीं होता था? इतनी प्रॉब्लम होती थी, और घर में जब प्रॉब्लम है तो आप विदेश में जाके नहीं पूछोगे। आपके घर में प्रॉब्लम होगी ना तो आप अपने घर में पूछोगे पहले, विदेश में जाके नहीं। जी हम बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम की। पूरा विश्व जो है एक संसार है, एक परिवार है, और परिवार के अंदर रह करके पूरे विश्व में अगर बात करी जा रही है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आप सत्य यहाँ बोले चाहे वहां बोले, और अगर ब्रह्मांड में भी सच बोले। मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने कहा वसुदेव कुटुंबकम। फिर आप ये बताइए, तमाम वो देश जो संविधान में ये कहते हैं कि हम इस्लामिक राष्ट्र हैं, आप उनसे मांग करिए वो हटाएं। अगर वसुदेव कुटुंबकम है तो धर्मनिरपेक्ष बनाइए आप। जी आगे। अरे एक मिनट। अरे आराम से। उतावलापन जो है किसी का हो अच्छा नहीं लगता। उतावलापन किसी का अच्छा नहीं लगता।
आऊंगा भाजी, आपके पास मैंने शुरुआत आपसे की थी, जरूर आएंगे। डिसिप्लिन वे में खड़ा रहा, मैं जरूर आऊंगा जी। एक मिनट आराम से, कहां से आए हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ सर। आराम से खड़े रहिए, आपका नंबर इसके बाद आएगा जी। दादा आप कहां से? मैं कलकत्ता से हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ। कलकत्ता से हैं, दिल्ली के रहने वाले जी। क्या नाम है आपका? अपू विश्वास। अपू विश्वास। अपू विश्वास, बंगाली जी, बोलो दादा। मेरा कहना ये है, राहुल गांधी कूद कूद के हर जगह में बोलता है आरएसएस बीजेपी ये है आरएसएस। हम उनसे पूछने चाहता हूँ, और जितना कांग्रेस का नेता हो, इन लोग एक सवाल का जवाब दे मेरे को। जो आरएसएस कितना वर्ल्ड में कितना दुर्घटना किया और कितना हंगामा किया, और आईएसएस कितना हंगामा किया, इसका जवाब राहुल गांधी लिख के दे दे। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी एक बाप का बेटा है, मैं भी एक बाप का बेटा। अरे आराम से बेटा। हाँ जी सर, नैतिक के आधार पर ही बोले कि रेलवे दुर्घटना पे इस्तीफा दे दिया। बिहार में 1700 करोड़ की लागत का पुल 2 बार ढह गया, उसके बाद वहाँ की सरकार के लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी देना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को, जो स्वास्थ्य मंत्री है, रेल पथ निर्माण मंत्री, उनको भी दे देना चाहिए। और ये दुर्घटना देना कैसा है? उन्होंने सुचारू ढंग से चलाया उस चीज को, तो तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा दे देना चाहिए बिहार वाले। क्यों? रेलवे 1700 करोड़ की लागत से बन रहा पुल। जब पुल गिर गया तो उसका भी आराम से वन बाय वन कांग्रेस। प्रतीक जी, इतनी देर से मैं ये चीजें सुन रही हूँ, क्या नैतिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है? क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं होना चाहिए था? क्या इस चीज का अफसोस नहीं है? क्या इसमें भी राजनीति होनी चाहिए थी? और क्या रेल दुर्घटना पे भी विपक्ष से सवाल पूछा जाना चाहिए? क्या सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या मोदी जी इसके जवाबदेह नहीं है कि तमाम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार उस पर ध्यान नहीं दिया गया, उसके बावजूद भी जो है दुर्घटना होती है? कवच का मेरा कहना है, अभी बहस चल रही थी, राहुल गांधी ने कहा कि रियर व्यू मिरर देख के देश को चलाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, रियर व्यू देख के कि देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया वर्ल्ड की? क्या रियर व्यू के कारण ही 5 गुना एम्स खुल गए? क्या 5 गुना IIM खुल गए? क्या? एक मिनट ऋतु जी, मैं बता रहा हूँ, सुन तो लो। आप मैं आपके बीच में बोलता नहीं, आप इसमें टोकती है क्योंकि आपकी आदत खराब नहीं। आप मुझे बताइए, देश में कितने एयरपोर्ट बन गए? मैं आ गया, अब आपका नंबर है जी, बिल्कुल आपका नंबर है। ग्वालियर वाले नहीं बोलेंगे जी? सर, मैडम बोल रही थी कि राहुल आराम से राहुल गांधी बाहर जाके रोते हैं, प्रधानमंत्री जी शंघाई में जाके ये बोलते हैं कि ये कोई देश है पैदा होने का। अरे छोड़ो, ये चीज छोड़ो, हमें क्या फूटे कर्म करे तो जो इस देश में पैदा हो गए। बाहर जाके कहते हैं नहीं है तो क्लिप अभी चला के दिखाता हूँ, अभी क्लिप दिखाता हूँ, आराम के साथ तो हो सकती है, लेकिन यहाँ तर्कों के साथ तो भी आराम से जी। देखिए प्रतीक जी, बात विचारधारा की हो रही थी, तो विचारधारा का सबसे बड़ा उदाहरण यह बलासोर आ गया, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पानी पिला रहे हैं, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, आदत के लोग ब्लड दे रहे हैं। क्या आपने PFI के सपोलों को देखा था? आपने SDPI के सांपों को देखा था? कांग्रेस के नेताओं को देखा था? नहीं, घरों में घुसे बैठे हैं और ट्विटर पे इस्तीफा खेल रहे हैं। ये है विचारधारा। जब भी देश में कोई भी आफत आती है, RSS बजरंग दल सबसे पहले खड़ा होता है। ये है हमारी विचारधारा। अभी विचारधारा की बात कर रहे थे। आज ही इनके मेघालय में भाजपा के मंत्री ने बयान दिया है कि लोगों को चिकन नहीं खाना चाहिए, मटन नहीं खाना चाहिए, फिश नहीं खानी चाहिए, गाय खानी चाहिए, बीफ खाना चाहिए। इनके मंत्री ने कौन सा बयान? लेकिन कर्नाटक के मंत्री ने आज बोला है इनके कि हम कर्नाटक में गौ हत्या को बैन खत्म करेंगे, वहाँ पर गौ हत्या जो है कानून खत्म करेंगे। ये है इनकी सोच। यही कारण है कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं। गौ हत्या कानून को की बात हो रही है, मैं बोलूंगा सारे लोग आपका तो
तो केवल और केवल कुर्सी से है और सत्ता से। बैठिए 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 रिटो 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 बैठिए ना बैठिए 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 बैठिए। अगर ये गांधी जी की विचारधारा है तो गांधी जी क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? अगर मैं बहुत शालीनता के साथ डिबेट और ये वो डिबेट है जिसमें मैं किसी को रोकता नहीं हूं, गेस्ट में कहीं से भी आओ चले आओ बैठ जाओ आके, क्योंकि ये डिबेट ओपन है किसी के लिए, मैं रोकता नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलते चले जाएंगे जी, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलते चले जाएंगे और मैं आराम से वहां जाके उतनी दूर से नहीं ले पाऊंगा, इधर नहीं लूंगा, नहीं लूंगा जी। इधर आइए, यहाँ आइए, अरे मैं पूछ रहा हूँ, आप आइए जी। देखिए, ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, शांत रहो यार। जो कांग्रेस बार बार कह रही है कि देश ये यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक भी नेता आपका पाक साफ है? राहुल गांधी बेल पर, प्रियंका गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, गहलोत बेल पर, चिदम्बरम बेल पर, ये सारे लोग किसी न किसी केस में बेल पे हैं, बेल पे हैं किसी न किसी केस में। जो बेल पे है वो क्या जवाब देगा? अंदर आओ बेटा। मैं आ रहा। कहाँ से आना हुआ आपका? कहाँ से? महाराष्ट्र से। कैसे आना हुआ? वैसे बेटा आराम से जी। हाँ, बेटा प्लीज, या तो मैं पहली बार शो करने आया हूं। पाजी लो कैसे आना हुआ मैडम? बेटे के यहाँ आना हुआ। बेटे के यहाँ आना हुआ जी। क्या नाम है आपका? सुनंदा कुलकर्णी। सुनंदा जी बोलना चाहती हैं कुछ, आप बोलिए। देखिए, ना कांग्रेस ना बीजेपी। प्लीज, अगर आप सुन नहीं सकते तो आप डिबेट करने लायक नहीं है बिल्कुल भी। पाजी नहीं, नॉट पॉसिबल जी। हमें ना कांग्रेस ना बीजेपी को पूछना है। हमको सिर्फ जो वचन दिए थे, हमने मोदी जी को वोट दिया है, वो पूरे क्यों नहीं किए, इतना ही पूछा है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। आई एम वन ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, और आप पूछिए, जरूर पूछिए। और सत्ता पक्ष से सवाल, मोदी जी से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? जरूर पूछिए, 100% पूछिए। और पूछने का 1 by 1। जी बेटा, यहाँ आगे आओ। क्या नाम है आपका? अनीता विश्वास। किस क्लास में? 11th में। कुछ कहना है तुम्हें इन तमाम सारी चीजों पे? कितने बेशर्म, मुझे कभी कभी इतना वो किसको, मतलब एक मुहावरा है कि लाख कोशिश करो सीधी हो जाए, नहीं होती जी। मैडम नो जी। बेटा, कुछ बोलना है तुम्हें? कोई चीज इस पे तमाम से? एक 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा कहती है कि मुझे कुछ नहीं कहना, और तमाम सारे लोग हाथ तो छोड़िए, जबान तक लगाए दे रहे हैं जमीन में कि मुझे बोलना है। दोनों हाथ दोनों पैर हवा में है, जबान जमीन पर है कि हमें बोलना है। क्योंकि अगर इसलिए बोलना है कि कहीं ना कहीं वायरल हो जाए मामला, वायरल हो जाए और हम भी जो है ना मोदी जी बन जाएं, किसी तरह से मोदी जी बन जाएं। प्राण त्याग देंगे बोलने के लिए। प्राण अभी अभी पैदा हुए हैं प्राण त्यागने के लिए कि अगर नहीं बोला तो प्राण त्याग देंगे, ऐसा उतावलापन है। बैठिए बैठिए हुजूर, बैठिए बैठिए। धैर्य से शो कर, आपकी उम्र नहीं जितने इतने सालों से शो कर रहा हूं, इसलिए आराम से खड़े रहिए। बोलूंगा तभी जब नंबर आएगा, तभी आएगा, ऐसे नहीं, आराम से। जी बेटा, कहां से आना हो? कहां? लो जी, कहां से? एक सवाल मेरा कांग्रेस से है। जरूर बोलो, जरूर आगे आओ। ज्यादा बड़ी बात नहीं पूछूंगा, कांग्रेस से सिर्फ इतना पूछूंगा कि जहां जहां ये आए हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, वहाँ क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम आशु दुबे है। आशु दुबे, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के।
यहाँ कैसे, दिल्ली में कैसे? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, यहाँ पे लॉ स्टडी कर रहा हूँ मैं। लॉ की स्टडी कर रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं जी। एक चीज बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए, इस शो में बहुत अच्छा सा नियम, मैं उनसे कतई नहीं पूछूंगा जिनको रोज आदत पड़ गई भैया जी कहीं की नशे की, तो रोज चले आते घर से कि वहां चलना है बोलना है, नहीं पूछूंगा जी। बोलो बेटा। मैं कांग्रेस से सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, जहां जहां पे ये जीते हैं वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, इसका जवाब है इनके पास क्यों लग रहा है? आशु का सवाल ये है, महाराष्ट्र से कहां से आप आई हैं? अमरावती। अमरावती से आई हैं बहन। वो मोदी जी से ये सवाल पूछना चाहती हैं कि जो आपने वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए। वो सवाल जो हमने कर रहे थे, जो आपने कहे थे, वो पूरे हुए? एक सवाल, कौन सा? कोई भी एक सवाल। कुछ भी वादा पूरा नहीं हुआ भैया, जो वादे किए एक भी पूरा नहीं हुआ। खाली उन्होंने चुन के आने के बाद ये बुरा किया,